तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री। आज से हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। स्टेट्स के बारे में पूछे जाते हैं, भारत की जानकारी लेते हैं, नदियों की जानकारी लेते हैं, मिट्टियों की जानकारी लेते हैं, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में भी जानकारी पूछी जाती है। बहुत ही बेसिक किस्म के क्वेश्चन आपके यूपीजीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है वर्ल्ड मैप। इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। वर्ल्ड मैप में देखते हैं सबसे बीचों बीच में एक जो ये रेखा जाती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और भारत की जो स्थिति है ये यहाँ पर है। विषुवत रेखा के ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में। एक रेखा जो है मानक जिसे समय निर्धारित किया जाता है ग्रीनविच रेखा, उसके पूर्वी देशांतर में है। तो यानी कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत के बीचों बीच से एक और रेखा जाती है, एक ही रेखा जाती है भारत के बीचों बीच से, उसको कहते हैं कर्क रेखा। और एक और रेखा नीचे यहाँ पर है, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा के बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों से जाती है। कर्क रेखा का भारत के मानसून पे बड़ा असर डालती है कर्क रेखा। हम लोग जानते हैं जब सूर्य इसके ऊपर सीधा चमकता है तब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे अप्रैल मई जून के महीने में यहाँ पे जब आ जाता है सूर्य चमकने लगता है, कर्क रेखा के सीधा ऊपर चमकने लगता है, तब यहाँ का जो है गंगा के मैदानों के आसपास का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, तो एक हवा चलती है, वह मानसून आता है। जैसा कि हम जानते हैं भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो इसके बारे में, जलवायु के बारे में, मानसून के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। आज भारत की अवस्थिति क्या है, कहाँ कैसा पाया जाता है भारत, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत से बड़े सिर्फ 6 ही देश पाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रसिया भारत से बड़ा है। रसिया के बाद ये कनाडा है 49 डिग्री जो है अक्षांश रेखा जो है कनाडा और अमेरिका को तोड़ती है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। ये कनाडा है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ये चाइना है भारत से बड़ा। चौथा नंबर ये यूएसए है। पांचवा नंबर ये ब्राज़ील और छठा ये ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत आता है। तो ये 6 देश हो गए भारत से बड़े। ये एग्जाम में पूछ देता है तो याद कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इन 6 देशों की जो अवस्थिति है, लोकेशन है, मैप में हमने आपको बता दिया है कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। सॉरी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो भारत का जो सबसे निम्नतम स्थलीय बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर कन्याकुमारी, ये स्थलीय बिंदु है सबसे निम्नतम। वैसे सबसे दक्षिणतम बिंदु ये यहाँ पे है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये 6 डिग्री दिख रहा है ना, ये 6 डिग्री 4 मिनट है। स्थलीय भूमि पर सबसे निम्नतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। आठ डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 3,214 किलोमीटर।
3,214 किलोमीटर। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसकी चौड़ाई है। यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई हो गई 2,993 किलोमीटर, सॉरी 2,933 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कन्याकुमारी से इंद्राकाल तक, यानी कि सबसे जो हमारा उच्चतम बिंदु है वहां तक, ये हो गई हमारी 3,214 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी हो गई हमारी चौड़ाई। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि दोनों के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है, माइनस करना है। अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है। आगे देखते हैं। ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। और ये अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है। और भारत के जस्ट नीचे ये, इसको हिंद महासागर कहते हैं। ये हिंद महासागर की लोकेशन है भारत के जस्ट नीचे। हिंद महासागर इकलौता ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर की लोकेशन हो गई। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे कंटिन्यू करें। भारत के बीचों बीच से मानक यामोत्तर रेखा गई है। इसकी स्थिति आगे देखते हैं कितनी है। ये हमारा समय निर्धारण की रेखा है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि कर्क रेखा जो है भारत के राज्यों से बीचों बीच से होके जाती है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन से राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं या नहीं स्थित हैं। तो इन राज्यों की लोकेशन देख लेते हैं कि कर्क रेखा, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती हुई बीचों बीच जाती है। पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा है हमारा झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और लास्ट वन मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इनसे होके जाती है कर्क रेखा। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, तो आपको पता करना है रांची जो है कर्क रेखा पे स्थित है कि नहीं है। थोड़ा सा मैप आप उठाइएगा, जैसा कि बताया गया था कि आपको आपके पास मैप होना चाहिए था। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का जो है मैप आप खरीद कर सकते हैं। वहां पे रांची की स्थिति देखिए कि वो कर्क रेखा पे है, कहाँ पे है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम में जो है 2 स्टेट के बारे में विशेष कर पूछता है, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ जो है ये 7 सिस्टर्स जो 7 स्टेट हैं पूर्वोत्तर के, इनके बारे में थोड़ा सा विशेष स्टडी करनी है और इनकी लोकेशन देखना है, क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि किसके देश के साथ कौन सी सीमा अटैच है उसमें भी पूछ लेते हैं। तो त्रिपुरा और मिजोरम ये याद रखना है, ये कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, स्थित राज्य हैं। आगे देखते हैं, भारत की सीमा देख लेते हैं। भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा ये जो दिखाई पड़ रही है, स्थल से लगी हुई, समुद्र से लगी हुई नहीं, यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की टोटल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। इसकी तटीय सीमा जो समुद्र के किनारे राज्य हैं,
तटवर्ती राज्य, तटीय सीमा है हमारा 6100 किलोमीटर। अगर लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को मिला लेते हैं तब हमारी तटीय सीमा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं भारत की टोटल जो है सीमा कितनी हो गई, 22,716.6 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं, ये रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा है 3,323 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा भारत से यहाँ पे लद्दाख में टच करती है 106 किलोमीटर। भारत चाइना सीमा जो है 3,488 किलोमीटर। भारत नेपाल सीमा जो है 1,751 किलोमीटर। भारत भूटान सीमा जो है 699 किलोमीटर। भारत भूटान सीमा जो है 699 किलोमीटर है। और भारत बांग्लादेश सीमा जो है 4,096.7 किलोमीटर है। और ये भारत म्यांमार सीमा है 1,643 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं, कितनी सीमा लगी हुई है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये आपका बांग्लादेश है, ये आपको दिख पड़ रहा होगा। आप मैप देखेंगे, हमारे साथ साथ मैप देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है सीमा किस देश की है भारत के साथ, तो वो है बांग्लादेश, 4,096.7 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों को टच कर रही है देखते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने राज्य हैं। अब इन राज्यों की लोकेशन आप अपने मैप पे देखिएगा, जो राज्य अभी हमने बताए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा 4,096.7 किलोमीटर भारत के साथ टच करती है। उसके बाद चाइना की सीमा, चाइना की सीमा ये लद्दाख से टच कर रही है, हिमाचल प्रदेश से टच कर रही है, उत्तराखंड से टच कर रही है, सिक्किम से टच कर रही है और अरुणाचल प्रदेश से टच कर रही है यहां तक। ठीक है, तो 3,488 किलोमीटर चाइना की सीमा टच करती है। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा, ये देख रहे होंगे पाकिस्तान की सीमा है। ठीक है, पाकिस्तान कहां कहां टच करता है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3,323 किलोमीटर जैसा अभी हमने बता दिया है। उसके बाद देखते हैं नेपाल सीमा, नेपाल कहां कहां टच करता है, नेपाल की सीमा 1,751 किलोमीटर है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम, ये नेपाल की सीमा है। ठीक है, उसके बाद म्यांमार की सीमा, म्यांमार की सीमा से ही अक्सर प्रश्न पूछ देते हैं, क्योंकि ये जो स्टेट हैं इनके बारे में लोग ध्यान से देखते नहीं हैं। तो म्यांमार की सीमा 1,643 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य, ये देख रहे होंगे, यहाँ से ये म्यांमार की सीमा ये है, ये इस जगह से इस जगह तक म्यांमार की सीमा। कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 1,643 किलोमीटर। अब इसके बाद भूटान एक छोटा सा देश है, ये 699 किलोमीटर इसकी सीमा है इंडिया के साथ। कौन कौन से स्टेट कवर करता है ये, गंगटोक देख रहे होंगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। गंगटोक से ही भूटान लोग अपनी कार कैब बुक करके घूमने जाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ा होगा, भूटान का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान की, वो लद्दाख में यहाँ पे टच कर रही है 106 किलोमीटर। तो ये हो गया सीमा का विस्तार, कौन से देश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है, कौन कौन से स्टेट किस किस देश के साथ सीमा कवर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप 7 सिस्टर्स यानी कि ये जो म्यांमार वाली सीमा है, चाइना वाली सीमा है, नेपाल वाली सीमा है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। पिछले 2-3 साल से इससे सीधा सा क्वेश्चन उठा देते हैं। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा
सीमा कवर करता है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा जो कवर करता है वो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लद्दाख हमारा है कि नया बना है, तो लद्दाख के साथ कवर करता है। आगे देखते हैं, भारत का जो उच्चतम बिंदु है उसको इंदिरा काल कहते हैं। ये उच्चतम बिंदु इंदिरा काल कहते हैं, और मुख्य भूमि का निम्नतम बिंदु इसको ये कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का निम्नतम या दक्षिणतम पॉइंट जो है हमारा वो कन्याकुमारी है। लेकिन सबसे लास्ट में 6 डिग्री 4 मिनट बताया था हमने, यहाँ पे पॉइंट पाया जाता है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि अगर ना पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए, तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, या इसको पायसन पॉइंट कहते हैं, या पिग्मेरियन पॉइंट कहते हैं। इसके 3 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पायसन पॉइंट या पिग्मेरियन पॉइंट। सबसे उच्चतम बिंदु इंदिरा काल, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। बाकी ऐसे सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे, ये 8 डिग्री के आसपास है, ये 6 डिग्री के आसपास है, तो इतना देख लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेरियन पॉइंट या पायसन पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पश्चिम में जो बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु, सबसे वेस्टर्न में जो बिंदु है उसको गौर माता कहते हैं। ये इसका नाम है गौर माता। गुजरात में है। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट ये पूर्वोत्तर बिंदु है, इसको किब्यूथू कहते हैं। किब्यूथू। तो ये 4 जो हैं सबसे लास्ट लोकेटेड पॉइंट हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे भारत की समुद्री सीमा के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है समुद्री सीमा। तो आधार रेखा, पहले समुद्री सीमा में 2-3 पॉइंट हैं, उनको समझ लेते हैं कि क्या होता है समुद्री सीमा। तो भारत की जब ये तटरेखा दिखाई पड़ रही है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे बनी हुई, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कटी छटी तटरेखा है, ये जो तटरेखा है ऐसे कटी छटी है। तो आधार रेखा किसको कहते हैं? ये कटी छटी को सबसे बारीक एक सिंपल सा ऐसे पॉइंट ले लिया जाता है, खींच लिया जाता है सीधा, ये जो रेखा खींची जाती है इसको आधार रेखा कहते हैं। ये जैसे हमने रेखा खींच दिया, ये आधार रेखा है, ठीक है। अब आधार रेखा के बाद आता है क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, यहां से 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है, ये 12 समुद्री मील तक, उसको कहते हैं क्षेत्रीय सागर। किसी भी देश का क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, यहाँ पे भारत का संपूर्ण अधिकार है। वो यहाँ पे गैस निकाल सकता है, तेल निकाल सकता है, खुदाई कर सकता है, जो कुछ मना है, पूरा हर तरीके का अधिकार यहाँ पर है। जैसे रिलायंस वाले यहाँ पे तेल वेल निकालते हैं,
तो यहाँ पे मुंबई के आसपास निकलते हैं बॉम्बे हाई में। तो ये 12 आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्र कहलाता है, इसको क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी कहते हैं। इस पे भारत का किसी भी देश का भारत का संपूर्ण अधिकार है। अब कॉन्टिगुअस जोन क्या होता है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, यानी कि इससे 12 और, आधार रेखा से 12 और यानी कि 24 समुद्री मील तक ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे भारत साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, कोई जैसे जहाज वहां जा रहा है तो उनसे सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, और यहाँ का पूरा वित्तीय अधिकार भारत के पास है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200, ये जैसे आधार रेखा है यहां से 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे जो है भारत क्या कर सकता है, अपना प्रयोग वगैरह कर सकता है, ये पूरा है। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, अपना तेल निकाल सकता है, नए द्वीप बसा सकता है, जो है इस तरह के कार्य कर सकता है। तो ये हो गया समुद्री सीमा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आधार जो तटीय रेखा होती है, वो कटी फटी होती है, उसको एक बेस लाइन दे देते हैं, उसको बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। यहाँ पे किसी भी देश का भारत का जैसे संपूर्ण अधिकार है। अब उसके बाद कॉन्टिगुअस जोन, आधार रेखा से 24 किलोमीटर, वहाँ पे साफ सफाई, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार। अनन्य आर्थिक जोन, आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो अनन्य इकोनॉमिक जोन कहता है, उसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं। भारत का एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, ये घटते हुए क्रम में लगाने के लिए। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा राज्य आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश, देन गुजरात। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले घटते हुए क्रम में राज्य हैं। रेखाओं के बारे में पूछ लेते हैं। मैकमोहन रेखा, यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में ये इतना है, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा पाई जाती है। रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है। डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। आज़ादी से पहले जब पाकिस्तान इसमें था तब भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा थी, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा पाई जाती है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिपुरा, जैसा अभी हमने बताया कि जो है ये 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, इन पे आपको विशेष नज़र देखनी, मैप में अच्छे से देखना है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है और इसकी सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, इसकी सीमा को जीरो लाइन। एक क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, मैप में देख रहे होंगे तटवर्ती राज्य आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तटवर्ती राज्य यानी कि जिनके तट के किनारे समुद्र है। तो सबसे ज़्यादा तटवर्ती राज्य, तटवर्ती सीमा किसके पास है? गुजरात के पास है। सबसे ज़्यादा तटवर्ती सीमा गुजरात के पास है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के पास है, फिर तमिलनाडु के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है और फिर उसके बाद केरल के पास है। तो घटते हुए क्रम में 5 स्टेट हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा तटवर्ती सीमा कौन से स्टेट के पास है, तो आप आंसर देंगे गुजरात के पास है। एक राज्य पाया जाता है पांडिचेरी। पांडिचेरी की स्थिति बहुत ही विचित्र है। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा। पांडिचेरी
3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके पांडिचेरी के कुल 4 जिले हैं, वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। देखते हैं, तमिलनाडु में पांडिचेरी, इसकी स्थिति ये है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे पांडिचेरी, ये फ्रांसीसियों के अधीन था, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ये पांडिचेरी, अब इसके जो जिले हैं, इसका एक जिला कराईकल, ये यहाँ पाया जाता है, पांडिचेरी, उसका दूसरा जिला कराईकल, उसका एक जिला ये यनम, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और उसका चौथा जिला ये केरल, माहे, ये पांडिचेरी। देख रहे हैं, पांडिचेरी जो है हमारे 3 राज्यों में, तमिलनाडु में पांडिचेरी कराईकल, आंध्र प्रदेश में यनम पाया जाता है उसका जिला, और केरला में उसका एक जिला पाया जाता है माहे। तो पांडिचेरी की स्थिति आप लोग समझ लीजिएगा। पांडिचेरी जो है आप मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा कहाँ है। सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 जिले हैं, तमिलनाडु में 2 है, एक केरला में है और एक आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बाद देखते हैं चैनल जो है, कौन कौन से चैनल। एक ये कोको द्वीप पूछा, कोको द्वीप जो है म्यांमार में है, ये म्यांमार देख रहे हैं, यहाँ पे जो द्वीप है उसको बोलते हैं कोको द्वीप, ठीक है। और कोको द्वीप के बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 4 भागों में विभक्त है। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। ध्यान से मैप में देखिएगा, कोको द्वीप के बाद कोको स्ट्रेट, उसके बाद अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद आता है मध्य अंडमान, फिर उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर पाई जाती है। अब दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान आता है, लेकिन दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, उसको बोलते हैं डंकन पास, ठीक है। डंकन पास के बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद चैनल 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के बाद कार निकोबार द्वीप, और सबसे लास्ट में है इसका लिटिल निकोबार। और ये है इसका लिटिल निकोबार, और ये है इसका ग्रेट निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट पाया जाता है वो ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। फिर से हम एक बार देखते हैं कोको द्वीप, कोको द्वीप के बाद कोको स्ट्रेट, उसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी है अंडमान की पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास पाया जाता है, उसको बोलते हैं डंकन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के द्वीप के बीच में एक चैनल पाया जाता है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। सबसे लास्ट में है लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के भी दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। यहीं पे भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री पे पाया जाता है। ये इतना क्लियर हो गया। हमने बता दिया आपको डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, कोको स्टेट। अब देखते हैं 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल कहां पे हैं। ये हमारा इधर देखिएगा, ये लक्षद्वीप है, ये है मिनिकॉय द्वीप। अब मिनिकॉय द्वीप के नीचे भी पाया जाता है मालदीव, और ये लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री चैनल ये यहां पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और यहां पे पाया जाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय मालदीव, इनके बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में
हमारा पाया जाता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के द्वीप में पाया जाता है। इतना क्लियर है? तो ये हमारा मोटा मोटा जो है भारत की स्थिति हो गई है। इसके बाद भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भारत की स्थिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई चीज़ें आपके सीधा पेपर में पूछी जाती हैं। इसको ज्योग्राफी को पढ़ने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने सामने मैप रखिए और जितना बताया जा रहा है वो सब देखते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।